Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is part second of chapter first of class 7, that is nutrition in plants. इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सेल के बारे में देखा था, स्टोमेटा, क्लोरोफिल और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ रहता है। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो उनके लिए किचन का काम करती हैं, उनमें उनका खाना बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का रिलीज होती है। तो इसमें जो ऑक्सीजन जो रिएक्शन होती है उसका केमिकल नेम होता है CO2 प्लस वाटर को हम H2O लिखते हैं। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट को हम लिखते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। और C6H12O6 यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है जो प्लांट अपने लिए यूज करते हैं। ये थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसके आगे हमें बताया गया एक्टिविटी है एक, जिसके थ्रू हमें और सारी प्लांट्स के बारे में बताया गया जिनकी लिप्स ग्रीन नहीं होती, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या नहीं होती है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया कि एक्टिविटी 1.1 में आपको 2 प्लांट लेने हैं सेम टाइप के। एक को हमें डार्क में रख देना यानी अंधेरे में रख देना, दूसरे को सनलाइट में रखना है। कितने टाइम, 72 आवर्स के लिए यानी 3 डेज के लिए हमें रखना है। एक पेड़ को हमें अंधेरे में रखना है, दूसरे को हमें सनलाइट की प्रेजेंस में। उसके बाद हमें आयोडीन टेस्ट करना, जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। इन पत्तियों को आप जब 3 डेज बाद आप इन पौधों को लेके आए तो इन एक पत्ती सनलाइट वाले पेड़ जो प्लांट था उसमें से, और एक पत्ती जो अंधेरे में जो पेड़ प्लांट रखे थे उसकी लिप्स से लेके आएँ और उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालें। आप आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद पाएंगे कि जो सनलाइट वाला जो प्लांट था जो सनलाइट में रखा हुआ था उसकी जो लीव्स हैं वो ब्लू, ब्लैक या थोड़ा पर्पल कलर करके जो है देगी आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, बल्कि जबकि वो जो अंधेरे में रखा हुआ प्लांट है वो ऐसा कोई भी कलर नहीं देगी ब्लू ब्लैक। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसका जो फूड होता है यानी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च उसमें जो भी होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, उसको दोबारा से सनलाइट नहीं मिलती, इसलिए वो दोबारा से अपना फूड नहीं बना पाता, इसलिए उसमें आयोडीन टेस्ट जो है निगेटिव आता है। और जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट रखा हुआ होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बराबर कंटिन्यू होती रहती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, इसलिए उसमें आयोडीन टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है। फिर यहाँ पे बताया गया द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव अ क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। तो वो लगा है कि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती। आप कई सारे पौधे ऐसे भी पाएंगे जिनमें आपको पिंक कलर या पर्पल कलर की लीव्स देखने को मिलेंगी। क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है या फिर उसमें उन पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है? नहीं, उनमें जो रेड और ब्राउन पिगमेंट होते हैं या फिर जो अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्लोरोफिल का से जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो ढक जाता है, वो दब जाता है उन पत्तियों रेड या ब्राउन कलर से। लेकिन उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनमें भी ग्रीन कलर होता है, बस वो दब जाता है और उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर आप कहीं भी ऐसे कोई भी प्लांट देखें जिसमें आपको ग्रीन कलर की लीव्स ना दिखे तो उसमें आप ये ना समझिएगा कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती या फिर वो बिना अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, बट उनमें जो क्लोरोफिल होती है वो दब जाती है, पत्तियों की ग्रीन कलर दब जाता है और सारे कलर के पिगमेंट की वजह से। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने ग्रीन कलर की पैचेस देखे होंगे आप पॉन्ड्स मीन्स तालाब, और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज मतलब जहाँ पे भी रुका हुआ पानी आपको दिखे, रुका हुआ हो वहाँ पे। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये ग्रीन पैचेस क्यों होते हैं? ये ग्रीन पैचेस को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। आपने देखा होगा तालाबों के ऊपर, पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर का पैच यानी ग्रीन कलर का काई जिसे बोलते हैं वो आ जाता है,
तो उसे हम साइंस की लैंग्वेज में एल्गी बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में? क्योंकि एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए एल्गी ग्रीन कलर की होती है। और एल्गी जो होती है वो भी अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही प्रिपेयर करती हैं। एल्गी क्या होती है, जो भी पॉन्ड में या स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में हमें ग्रीन कलर के पैचेज ऊपर से देखने को मिलते हैं। आप जब भी तालाब वगैरह में देखिए, वो काई की जिसे हम काई बोलते हैं, उसे हम साइंस की लैंग्वेज में एल्गी बोलते हैं। एल्गी के ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। Synthesis of food. You have just learned that plants synthesize carbohydrates. The process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। जब भी वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वाटर और जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, तो उन्हें बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट में उन्हें क्या मिलता है? C6H12 और O6, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना हुआ होता है? C फॉर कार्बन, S से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से मिलके कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है। These are used to synthesize our other components such as proteins and fats. अब जो हमारा प्लांट होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी वाइटमिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो मेन प्रोडक्ट अपना कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लेते हैं, फिर उसी से वो जो है अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है वो प्रिपेयर करते हैं। अदर कंपोनेंट्स में क्या ज़रूरत होती है? प्रोटीन्स की, फैट्स की। बट जो प्रोटीन होता है वो हमारा क्या होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह प्रोटीन में ना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। और नाइट्रोजन तो उसे मिलता नहीं है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, फिर वो नाइट्रोजन कहाँ से लाता है? ये फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्लांट के पास प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन होता है तो नाइट्रोजन भी होगा। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। आपने पढ़ा है पहले कि जो नाइट्रोजन होता है वह कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एयर में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा रेशियो होता है ना हमारे एयर में, 70% नाइट्रोजन। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप एयर में, हम गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो सॉइल होती है, सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो आपको नेकेड आई से भी नहीं दिखेंगे। वो छोटे छोटे डॉट्स से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इस ऐसे डॉट जो होते हैं ना, इस डॉट से भी ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया। कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। ये जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन को जो नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में, उसे यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं और उन्हें जो है सॉइल में लाते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। फिर सॉइल से वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट में। प्लांट उन्हें अपने रूट के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने फार्मर्स को देखा भी होगा कि वो क्रॉप में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। आपने फर्टिलाइजर की बोरी पे देखा होगा कि फर्टिलाइजर की बोरी पे क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सारी चीज़ों के परसेंटेज लिखे होते हैं, कितना सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन भी जो फर्टिलाइजर डाला जाता है उससे भी सॉइल को नाइट्रोजन मिलता है। फिर वो अपने प्लांट जो होता है अपने रूट के थ्रू सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। इन दिस विद द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटमिन्स। इस तरह से वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर अपने लिए प्रोटीन या फिर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। प्लांट्स में जो अदर मोड्स, हमने इससे पहले 2 मोड जो पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, उनके अलावा भी कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल।
कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। अभी आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो में देखा था कि हमने बताया था कि न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में हमने एग्जाम्पल दिया था प्लांट्स का, और जो है हेट्रोट्रॉफिक में हमने एग्जाम्पल लिया था हम ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो प्लांट्स होते हैं कई सारे उनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भी अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उन्हें भी हेट्रोट्रॉफिक बोला जाता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं एक्सेप्शन में जो हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं, लाइक हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह। Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is plant is called cascata, like अमरबेल। आपने यहाँ की फिगर में भी यहाँ पे कुछ आपको दिखाया गया है, ये पेड़ है जिसको हम बोलते हैं कैस्कटा या फिर अमरबेल। इस फिगर में आपको ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बिल्कुल ही आप जूम करके देखेंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो कि अपने होस्ट के ऊपर इस तरह से जो ये येलो कलर के स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल ही थ्रेड लाइक होते हैं और इस तरह कॉइलिंग किए रहते हैं दूसरों पेड़ों को। आपने देखा होगा जो दूसरे पेड़ होते कॉइलिंग किए हुए होते, दूसरे पेड़ों के ऊपर इस तरह से ट्विनिंग करते हुए चढ़े हुए होते हैं, ठीक उसी तरह इसमें हुआ है। ये कैस्कटा या फिर अमरबेल का पेड़ है, इसको हम बोलते हैं अमरबेल। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा या अमरबेल। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। ये जो प्लांट है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये अपना फूड कहाँ से पाता है, ये जिस भी पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, जिस पे क्लाइंबिंग किया होता है, जैसे कि देख दूसरे पेड़ पे और दो वो क्लाइंब किया हुआ है, ठीक उसी जिस पेड़ पे वो क्लाइंब किया होता है उसी से अपना फूड ले लेता है, उससे रेडीमेड फूड मिलता है जो भी। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और ये जो पैरासाइट प्लांट है इसे हम बोलेंगे पैरासाइट प्लांट। द सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। फिर यहाँ पे हमारा है कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। फिर पैरासाइट क्या होता है, जो ये कैस्कटा का प्लांट हुआ ये हो गया पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जो अपने होस्ट प्लांट यानी जिस प्लांट पे ये चढ़ा है उसको हम बोलेंगे होस्ट प्लांट और इसको खुद को बोलेंगे हम पैरासाइट। यानी पैरासाइट अपने होस्ट प्लांट पे चढ़ा हुआ रहता है, फिर वो जो होस्ट प्लांट होता है वो जो भी फूड प्रिपेयर करता है उसी से ये भी अपना रेडीमेड फूड ले लेता है। होस्ट प्लांट से उससे सारे वैल्यूएबल जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड होता है वो ये ले लेता है होस्ट प्लांट से, और इसको हम बोलते हैं पैरासाइट प्लांट। तो मतलब जो भी पेड़ दूसरे के ऊपर चढ़ा है तो जो उसको हम बोलेंगे, जो क्लाइंब किया है उसको बोलेंगे पैरासाइट, और जिस पर क्लाइंब किया है उसको हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, वो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करता है, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एक प्लांट जो होता है दूसरे प्लांट पर कम्प्लीटली अपने फूड के लिए डिपेंड होता है, वो अपने होस्ट प्लांट से सारे ही न्यूट्रिएंट्स और जो भी फूड प्रोडक्ट होता है वो रेडीमेड फूड प्रोडक्ट उसी से मतलब छीन लेता है, और इसके लिए हम इसे बोलते हैं पैरासाइट। और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब किया हुआ होता है उसे हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। फिर यहाँ पे हमें जो सेकेंड टाइप आया है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी एनिमल्स को खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दम। इट इज़ नॉट अमेजिंग, इज इट नॉट अमेजिंग। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कीड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये प्लांट ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर किसी और कलर के। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। The pitcher or a jug-like structure is modified part of the leaf. The apex of leaf जो form in a lid which can open or close a mouth। यहाँ पे आप देखिए कि बताया गया है कि जो ये पिचर प्लांट है इसकी आप लिप्स की जो एपेक्स मतलब जो फ्रंट का पोर्शन आगे का वो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया और उसके ऊपर एक लिड सी बन गई, ढक्कन सी। अब जो भी कीड़ा आता है इसके अंदर बैठता है, जैसे कीड़ा अंदर बैठता है तुरंत ये लिड यानी ये ढक्कन ऐसे क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है और उस पर डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह से इसकी जो लीव्स हैं का जो आगे का पोर्शन है एपेक्स का पोर्शन वो इस तरह से सिलेंडर या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया है, चेंज हो गया है, ताकि जो भी कीड़ा आए वो उसे कैप्चर कर ले और उसे डाइजेस्ट कर ले। व्हिच आर
इसकी जो लीड होती है इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर which are डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स when an insect lands in the pitcher the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair। अब ये जो पिक्चर प्लांट है इसका जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें हेयर्स होते हैं इनसाइड, अंदर की साइड से हेयर्स होते हैं जो इस तरह से डाउनवर्ड लगे हुए होते हैं ताकि जो भी कीड़ा इंसेक्ट आए वो इनमें फंस जाए, बैठने के बाद वो जल्दी से निकल के भाग ना पाए और इस तरह से इसकी लीड बंद हो जाए और उसे ये डाइजेस्ट कर ले। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस, जैसा कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाने जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक इनकी तरह भी कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और न्यूट्रिएंट्स को सारे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। आप याद कर पाएंगे कि जो प्लांट्स इंसेक्ट को ईट करें उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन व्हिच दे ग्रो। अब यहाँ पे हमें बात आती है जो थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया पहला जो था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होता है, और दूसरा हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस। अब थर्ड वन है जो हमारा वो है सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव बीन सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम एंड सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, आपने वेजिटेबल की मार्केट में मशरूम का पैकेट देखा होगा, या फिर आप बारिश के दिनों में जब भी जहाँ भी मॉइस्ट होती है वहाँ पे कुछ अम्ब्रेला लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिसको इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं मशरूम, या नहीं सॉरी जो मशरूम पैकेट में बिकता है, या फिर इस तरह का भी कुछ स्ट्रक्चर मॉइस्ट जगह पे बरसात में वाइट कलर का आपने देखा होगा। सॉइल और रूटिंग वुड, या फिर जो भी आप और कहीं की लकड़ी रखी हुई हो बरसात में भीगी हुई हो तो उस लकड़ी के ऊपर भी इस टाइप का वाइट कलर का स्ट्रक्चर छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखने को हमें अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम वेयर दे गेट देम। हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं और कहाँ से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। भाई अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, कोई भी छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर बड़े से बड़ा कोई मैमल है, मैमल बड़ा सा यानी व्हेल से लेके जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है। फूड की ज़रूरत सबको होती है। फूड होगा तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो अपना आगे का काम कर पाएंगे। तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है? टेक, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी बताई गई है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ अ वाटर। आपको एक ब्रेड लेना, उसको वाटर में डुबो देना, मॉइस्ट कर देना। लीव इट इन अ मॉइस्ट इन वार्म प्लेस। आपको फिर मॉइस्ट करके उसे एक वार्म प्लेस पे 2-3 दिनों के लिए छोड़ देना। जब आप उसको 2-3 दिन बाद देखेंगे कि उस पर कुछ पैचेज लगे होंगे जो कि लगभग थोड़े थोड़े ग्रीन कलर के होंगे या फिर ब्लैक कलर के। यू सी अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड, जो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे कॉटन की तरह और उस पूरे ब्रेड पे फैले हुए होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जैसे कि इस तरह फिगर में दिखाया गया ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इस तरह आपको ब्रेड पे देखने को मिला भी होगा। आपने कभी अगर ऐसे ब्रेड खराब हो गया होगा तो। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब, इनके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ब्रेड से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो फंजाई होता है या फिर इस टाइप का जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से होता है? डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग मतलब जो सड़े गले चीज़ होते हैं, पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि सर्दियों में ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ग्रो कर जाता है, वो भी सड़े अपने जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है, जो वुड भी सड़ी गई होती है बिल्कुल सी, ठीक उस पर ग्रो कर जाते हैं ये और ये ब्रेड पे जो फंजाई होता है ये भी जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उस पर ग्रो करते हैं। यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी जो भी सड़े गले मैटर होंगे उन पर ये ग्रो करते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के न्यूट्रिशन से खुद को जिंदा रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई आल्सो, आपने फंजाई को इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है जैसे आपने ब्रेड पे देखा, इस टाइप का आपने पिकल्स पे भी देखा होगा। लेदर का आपको शूज हो या बैग्स हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में इस तरह का फंजाई का स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। द फंजल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड
ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। जो फंजाई के स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जब भी उन्हें कोई वेट मीन्स हल्की गीली, वार्म मतलब गर्म जगह पे रखी हुई चीज़ें दिखती है, वो उन पर लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और वे फूड और शेल्टर शेयर, मतलब शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इट्स कॉल्ड सिम्बायोसिस। For example, certain fungi live inside the root of plant. The plant provide nutrients to the fungus and in return fungus provide water and certain nutrients. जैसे कि कुछ फंजाई होते हैं जो प्लांट के रूट में रहते हैं और प्लांट उन्हें क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है उन फंगस को, और फंगस उन्हें रिटर्न में क्या देते हैं, वाटर देते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। तो ये हो गया सिम्बायोसिस, मतलब थोड़ा तुम दो थोड़ा हम दे, दोनों का फायदा, कुछ तुम कुछ सो शेयर करके रहते हैं। वो उसे न्यूट्रिएंट्स देता है और वो उसे बदले में वाटर और थोड़े न्यूट्रिएंट्स और देता है। तो ये हो गया सिम्बायोसिस। यहाँ पे हमारे in organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga. और यहाँ पे कुछ जो होते हैं, जो लाइकेंस होते हैं, वो उनमें क्या होता है कि जो एल्गी होता है और फंजाई दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और जो फंजाई होता है वो शेल्टर और वाटर देता है, शेल्टर वाटर और मिनरल एल्गी को देता है, और एल्गी उसे बाद में फूड प्रिपेयर करके देती है। यानी कि फंजाई जो होता है वो एल्गी को रॉ मटेरियल देता है और एल्गी फूड प्रिपेयर करके फंगस को देती है, तुम भी खाओ हम भी खाएं। सो यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स के न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टाइप था हमारा पैरासिटिक, जिसमें दोनों जो थे, जो पैरासाइट प्लांट था वो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लेता था, छीन लेता था और उसे बदले में कुछ भी नहीं देता था। दूसरा था हमारा इंसेक्टिवोरस, जो प्लांट हमारे इंसेक्ट को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। तीसरा टाइप था हमारा सेप्रोफिटिक, जिसमें सेप्रोट्रॉफिक, जिसमें हमारा जो है डेड एंड डिकेइंग यानी सड़े गले चीज़ों से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। थर्ड टाइप था हमारा यहाँ पे सिम्बायोसिस का, जिसमें दोनों शेयरिंग करते हैं, लाइक तुम थोड़ा सा दो और हम थोड़ा सा दे, दोनों शेयर करके रहेंगे। जैसे कि इससे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जांपल हो गया हमारा लाइकेंस। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब बने रहना, मतलब दोबारा से आ जाना। जैसे कि आप सोचते होंगे कि जो सॉइल होता है उसमें लगातार कॉन्टिन्यूसली प्लांट उगते रहते हैं। जैसे कि हमारे फार्मर्स होते हैं ना, वो खेतों में क्या करते हैं, फील्ड में एक क्रॉप काटते हैं, दूसरी क्रॉप फिर से उगा देते हैं, फिर उसी फील्ड में फिर से क्रॉप, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। तो क्या जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम नहीं होते हैं, वो ख़त्म भी तो होने चाहिए, या फिर वो कैसे बने रहते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने फार्मर्स को देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फील्ड्स में, खेतों में क्या खाद या फिर फर्टिलाइजर लाके डालते रहते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने इससे पहले की पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। और तो इस वजह से क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसमें से वाटर का जो अमाउंट होता है या फिर नाइट्रोजन का अमाउंट, वो क्या होता है, डिक्लाइन करता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि प्लांट उसे यूज़ कर लेते हैं। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। जो हमारे फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स होते हैं ना, उनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें। these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। तो ये इसीलिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को डालते रहते हैं, ताकि सॉइल में ना इन सारे मिनरल्स की कमी ना हो, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। और हमारे जो प्लांट्स हों, जो भी हम ग्रो करें वो हेल्दी हो। इस तरह यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होती हैं, जो क्रॉप होती है, कोई क्रॉप, वो बहुत ज़्यादा ही सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉइल में नाइट्रोजन बिल्कुल भी डिफिशियंट हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है सॉइल में। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 70% होता है, बहुत ही ज़्यादा रेशियो में प्रेजेंट होता है।
सो प्लांट कैन नॉट यूज इट, लेकिन प्लांट उसे इस मैनर में यूज नहीं कर पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, इसलिए वो सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन को चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम बताया गया राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये एटमॉस्फेयर से गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन लेके उसे यूजेबल फॉर्म यानी सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। और राइजोबियम, बट क्या होता है राइजोबियम की प्रॉब्लम क्या है कि वो नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लेता है बट अपने लिए वो खाना नहीं बना पाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, इन सारी चीज़ों जो लेग्यूम्स होते हैं, ग्राम, पीस, इन सारे जो प्लांट्स होते हैं इसके रूट्स में रहते हैं और ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसियस फॉर्म से सॉल्यूबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स जो है अपने लिए नाइट्रोजन यूज कर पाएँ। और फिर उसके बाद प्लांट्स इन्हें क्या देते हैं, फूड प्रिपेयर करके इन्हें देते हैं और इन्हें क्या देते हैं, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये किस रिलेशनशिप में हुई है, हमने ये वाला मोड पढ़ा था यहाँ पे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ना, जिसमें कि एक प्लांट दूसरे को कुछ देता है और वो दूसरा, दोनों शेयर करते हैं आपस में, कुछ काम वो करते हैं कुछ काम वो, फिर दोनों आपस में शेयर करके रहते हैं। उसी तरह राइजोबियम भी इन प्लांट की रूट्स में रहता है और वो उन्हें नाइट्रोजन प्रिपेयर करके देता है और उसके बाद उसके बदले में वो प्लांट उन्हें क्या देता है, शेल्टर देता है। द एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो। इस तरह से जो फर्टिलाइजर जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, जहाँ पे भी वो लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो दालों के, ग्राम के, पीस के, इन सारे क्रॉप जहाँ पे भी वो ग्रो किए रहते हैं वहाँ पे उन्हें फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें से ज़्यादातर दाल आती हैं, सारे दाल लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती है। लेग्यूमिनस प्लांट एक प्लांट की कैटेगरी है। In this chapter, you learned that most of the plant are autotroph, only a few plant are parasitic, saprophytic. आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि ज़्यादातर मोस्टली सारे प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस होते हैं, और बट ही बहुत ही कम प्लांट होते हैं ऐसे। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये सारे अपने न्यूट्रिशन और सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड, और जो हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे इनसे हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं, वो कम्प्लीटली जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए।